8. तनवीर, इशिका और एक मिस्टीरियस मास्क मैन तीनों एक ही गाड़ी के अंदर बैठे थे। इतना करीब होके भी तनवीर ये समझ ही नहीं पाया कि उसके बगल में बैठा हुआ वो मिस्टीरियस मास्क मैन वही गैराज में काम करने वाला गरीब सा बेचारा सा दिखने वाला मैकेनिक कबीर है, जिसको तनवीर ने डंडे से मार मार कर अधमरा कर दिया था। अपने चेहरे को छुपाकर आप किस राज को ढकना चाहते हो मिस्टर नोबडी? वैसे भी अब हम बिजनेस पार्टनर्स हैं और एक बिजनेस पार्टनर होने के नाते क्या मैं इतने भी विश्वास के लायक नहीं हूं कि आप मुझे अपना चेहरा दिखा सकें? विश्वास जीतने में सालों लग जाते हैं और उसे तोड़ने में सिर्फ एक पल। जिसने अपने दोस्त समर प्रताप को पैसे के लिए धोखा दे दिया, उसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए तनवीर, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि दोबारा मुझसे मेरा चेहरा दिखाने की बात मत करना। वैसे तुम्हारी आवाज कहीं तो सुनी है मैंने। अपने शक का इलाज करवा लो तनवीर, नहीं तो बाद में ये तुम्हें काफी तकलीफ देगा। अच्छा है, तुम्हारा स्टाइल काफी पसंद आया मुझे। उम्मीद है हमारी पार्टनरशिप लंबी चलेगी। मुझे भी। इसके बाद तनवीर की नजर इशिका पर पड़ी, जो व्हाइट ड्रेस में वाकई काफी खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर एक पल के लिए तनवीर भी भूल गया था कि उसे क्या कहना है, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाला और फिर तो बताइए इशिका जी, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मुझे आगे क्या करना होगा? इशिका तनवीर को आगे का प्लान समझाने लगी। कबीर दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन बीच में उसने कुछ भी नहीं कहा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। हाँ, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। परफेक्ट। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ओके। गाड़ी से बाहर निकलते ही तनवीर अपनी जैगवार में बैठा और वहां से निकल गया। हम तनवीर को अपने प्लान के बारे में बताकर कोई गलती तो नहीं कर रहे ना कबीर? अगर उसने समर को सब कुछ बता दिया तो? पैसे के पीछे भागने वाले लोग कभी दोस्ती नहीं देखते इशिका, और तनवीर शेखावत जैसे आदमी के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। जब तक उसके अकाउंट में उसकी मांगी हुई रकम हम भेजते रहेंगे, तब तक वो अपनी जुबान बंद रखेगा। और जिस दिन तनवीर से हमारा काम निकल जाएगा तो उसके बाद क्या? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो इशिका। वक्त आने पर सांप को कैसे कुचलना है वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। यह सुनकर इशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद कबीर भी गाड़ी से उतरा और अपने होटल की तरफ निकल गया। यहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त धीरज अपने एक्स बॉस से मिलने के लिए गैराज पहुंच चुका था। भैया, आपकी लोकेशन आ गई। हाँ ठीक है। धीरज जैसे ही गैराज के अंदर गया, उसने देखा कि वहां मौजूद सभी लोग उसे काफी ध्यान से देख रहे हैं। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने इनका कुछ बिगाड़ दिया हो। धीरज जी, आप आ गए? धीरज ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने सूरज खड़ा था। कैसे हो आप? धीरज को समझ ही नहीं आ रहा था कि सूरज उससे आप करके क्यों बात कर रहा है। यह उसके लिए काफी शॉकिंग था। क्या हुआ? किस सोच में डूब गए धीरज? मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? क्योंकि ये गैराज तुम्हारा है। अब तुम यहाँ के नए मालिक हो। क्या? हाँ, आज से तुम इस गैराज के नए मालिक हो। तुम ये सब? इससे पहले कि धीरज अपनी पूरी बात कह पाता, मुझसे बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। ना तो मुझे आपके साथ और ना ही आपके दोस्त के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करना चाहिए था।
धीरज को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, और तभी क्या हुआ धीरज, इतना डर क्यों रहा है? अरे कोई तुझसे माफी मांग रहा है, कम से कम उसे माफ तो कर दे। तू कहाँ है कबीर? और क्या ये सब तूने करवाया है? हाँ, ये सब मैंने करवाया है। और दूसरी बात ये कि अपनी नजर गैराज के बाहर घुमा, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तूने ये सब कैसे किया? मैं तुझे सब कुछ आराम से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले तू मेरा एक काम कर। क्या काम? सबके सामने सूरज के पास जा और उसे माफ करते हुए बोल, सूरज पांडे, मैं तुझे तभी माफ करूंगा जब तू यहाँ काम कर रहे हर वर्कर का वो पैसा वापस करने के लिए तैयार हो जाएगा जो तूने लेट आने या फेस्टिवल्स पर छुट्टी लेने के बहाने काट लिया था। बोल, करेगा वापस? हाँ, मैं सब कुछ कर दूंगा, बस आप प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया सूरज पांडे। अपनी बात कहते ही धीरज गैराज से बाहर निकला और सीधे टैक्सी में जाकर बैठ गया। तूने ये सब कैसे किया कबीर? और वो सूरज का बच्चा जिसे सबके मुंह से सॉरी सुनने की आदत थी, आज वो मुझसे सॉरी क्यों बोल रहा था? क्या भाई, माजरा क्या है? कर्ज में डूबा इंसान सिर्फ पैसा नहीं, अपनी इज्जत भी खो बैठता है, जैसे सूरज पांडे खोने वाला था। कर्ज? कैसा कर्ज? सूरज पांडे का गैराज कर्ज में डूब चुका था, जिसकी वजह से वो सबकी सैलरी से लेकर दिन की दिहाड़ी भी काटने लगा। 2 महीने बाद अगर वो बैंक से उठाया हुआ पैसा ब्याज के साथ वापस ना करता तो उसकी पूरी जिंदगी शायद जेल में ही बीतती। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, कहां से पैसा लेकर आए। और फिर क्या? और फिर उसे मेरे एक दोस्त ने फोन किया। हेलो, क्या मेरी बात सूरज जी से हो रही है? हाँ, कौन बोल रहा है? सूरज जी, मैं इशिका बात कर रही हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए पॉइंट पर आती हूँ। दरअसल जहाँ आपका गराज बना है वहाँ मेरे क्लाइंट को फ्यूचर में मॉल बनवाना है, तो क्या आप अपना गराज बेचना चाहोगे? हे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? प्लीज आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है कि आपके प्रॉपर्टी की रेट 70 लाख है, पर मैं आपको 1 करोड़ दूंगी। क्या आपको मेरा ऑफर मंजूर है? हाँ। परफेक्ट, कल आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, आपको अपने एक एक्स एम्प्लॉय से सॉरी भी बोलना पड़ेगा। किससे? आपको नए गराज के ओनर धीरज से माफी मांगनी होगी। क्या? धीरज? कबीर ने जब धीरज को इशिका और सूरज की पूरी कन्वर्सेशन बताई तो भाई, ये इशिका कौन है? और इन सब में वो तेरा साथ क्यों दे रही है? वो मेरी दोस्त है और अभी के लिए मैं तुझे सिर्फ यही बताना चाहूंगा। ये सुनकर धीरज ने आगे कोई भी सवाल नहीं किया। फिर 5 मिनट के बाद भाई, हम यहाँ क्यों आए हैं? धीरज ने देखा कि टैक्सी अब शहर के उस इलाके में एंटर हो चुकी थी जहां उन लोगों के घर हैं जिनके नाम रोज किसी न किसी खबर में जरूर सुनने को मिलते हैं, चाहे टीवी हो या अखबार। तैयार हो जा भाई, हम घर पहुंचने वाले हैं। अपने घर? हाँ, अपने घर। कबीर और धीरज जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले, कबीर साहब, आपका कोई लगेज तो नहीं है उठाने के लिए? ये नमूना कौन है? ये नमूना पहले सेल्समैन था, लोगों को घर दिखाने का काम किया करता था। आज ही नौकरी गई है इसकी, तो आज से ये हमारे घर का मैनेजर है। अच्छा, कबीर और धीरज ने जैसे ही घर के अंदर एंटर किया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी जन्नत के अंदर हैं।
घर की हर चीज, चाहे फर्नीचर हो या वहां का डेकोर, सब कुछ बहुत ही लग्जूरियस और एक्सक्लूसिव था। भाई भाई ये घर तो बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म का सेट हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी ऐसा घर होगा। अब हम जो भी सोचेंगे हमें मिलेगा धीरज, और ये बस शुरुआत है। ये हमारा घर है। ये घर हमारी जिंदगी का वो चैप्टर बनेगा जिसके हर पन्ने पर सिर्फ खुशी लिखी होगी। चलते चलते जैसे ही कबीर और धीरज घर के सबसे पहले कमरे में गए, भाई ये बेड कितना आलीशान है। इसमें लेट कर तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मैं शहर का बादशाह हूँ। शहर के बादशाह को मेरा सलाम। तभी धीरज की नजर एक बड़े और शानदार शीशे पर जा टिकी। वो तुरंत शीशे के पास गया और सीना तान कर ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो सच में शहर का बादशाह हो। हाँ, अब लग रहा हूं मैं बादशाह। बिल्कुल। वैसे भाई हर रात सोने से पहले मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता था कि ये रात कैसे गुजरेगी। लेकिन आज पहली बार मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अपने आलीशान बेड पर जब सोऊंगा तो कहीं मेरी रात जल्दी से ना बीत जाए। भाई इस बेड से तो इतनी जल्दी उठने का भी मन नहीं करेगा मेरा। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें कोई भी नहीं परेशान करने वाला। कबीर, अचानक इशिका को अपने घर के अंदर आता देख कबीर चौंक गया। इशिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम इतना घबराई हुई क्यों? कबीर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। क्या हुआ? वो तनवीर और समर प्रताप। इशिका! इससे पहले कि इशिका अपनी पूरी बात कह पाती, वो बेहोश होकर गिर गई। होश में आते ही इशिका देखती है कि उसकी बगल में कबीर पहले से ही खड़ा है। तभी इशिका अपने कमजोर शरीर को उठाने की कोशिश करती है। लेटे रहो इशिका, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ कबीर। धीरे धीरे उठकर इशिका बेड पर बैठ चुकी थी। तुम पहले भी किसी की बात नहीं मानती थी और अब भी नहीं मानती। क्या जरूरत थी उठने की? लेट कर भी तुम मुझसे बात कर सकती थी ना। एसी बंद कर दोगे प्लीज? श्योर। समर और तनवीर के आदमी एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। दोनों के आदमी शहर में ऐसे घूम रहे हैं जैसे जंगल में भूखा शेर अपने शिकार की तलाश में घूमता है। इसके बाद इशिका कबीर को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताने लगी। मैं दोपहर को जब मॉल में शॉपिंग कर रही थी तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि दो आदमी काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हैं। उस वक्त मैंने भागने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अचानक मॉल से भागूंगी तो मैं पकड़ी जा सकती हूँ। इसलिए मैं अनजान बनकर मॉल में शॉपिंग करती रही। लेकिन फिर क्या? लेकिन फिर मैंने देखा कि मॉल में सिर्फ दो आदमी नहीं बल्कि 10 से ज्यादा आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या? इतने लोगों को मेरा पीछा करते देख मैं डर गई। मैं घबराहट में मॉल से पार्किंग एरिया की तरफ भागने लगी। मैं जब पार्किंग एरिया पहुंची तब मैंने जाना कि वो लोग जो मेरा पीछा कर रहे हैं उनमें से कुछ तनवीर के आदमी थे और कुछ समर प्रताप के। और तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो कि वो समर और तनवीर दोनों के आदमी थे? वो सिर्फ समर या सिर्फ तनवीर के आदमी भी तो हो सकते हैं। मैं श्योर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने उन्हें
मैंने उन 10 आदमियों को एक दूसरे से लड़ाई करते हुए देखा है। वो गुस्से में चिल्ला रहे थे कि अरे ये हमारे साथ नहीं है, ये तनवीर के आदमी है। छोड़ना मत इन्हें। तनवीर साहब का ऑर्डर है, इस समर प्रताप के किसी भी आदमी को नहीं छोड़ना। उन सभी आदमियों को एक दूसरे से लड़ते देखकर मैं काफी डर गई थी। तभी अचानक समर का एक आदमी मेरी गाड़ी के पास आया और उस पर मुक्के मारने लगा। इससे पहले कि वो शीशा टूटता, मैंने तुरंत गाड़ी भगाई और सीधा तुम्हारे पास आ गई। समर के आदमी तुम्हारे पीछे पड़े हैं क्योंकि समर को मालूम है कि तुमने उसके घर पर रेड दिलवाई। लेकिन तनवीर के आदमी वो क्यों तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? तनवीर तो हमारे लिए काम करता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तनवीर इज नॉट द राइट पर्सन। उसके साथ काम करना सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। वो डसेगा जरूर। तुम्हें पता है, जब मैं तुमसे मिलने आ रही थी, मैंने तनवीर को कई बार कॉल किया, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। अब तो उसने मेरा चेहरा भी देख लिया है। न जाने अब क्या। Calm down, इशिका, calm down. Everything will be all right. Trust me. अब हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इससे पहले इशिका आगे कुछ कहती, धीरज दूध का ग्लास लेकर कमरे के अंदर आ गया। कैसी हो इशिका? पहले से काफी ज्यादा आराम है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी का दूध लाया हूँ। इसे पीकर तुम्हें और अच्छा महसूस होगा। थैंक यू। अरे तू कहाँ जा रहा है कबीर? भाई मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। ठीक है। अपना ध्यान रखो इशिका। गुड नाइट। सुबह बात करते हैं, ओके? गुड नाइट कबीर। अपना खाना खाने के बाद कबीर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। अपने बेड पर बैठकर कबीर अपने मोबाइल में अपनी माँ की फोटो देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। आज मेरे पास सब कुछ है माँ, लेकिन आप नहीं हो। आई मिस यू मम्मा। मैं सब कुछ पाकर भी सब खो बैठा। ये बोलते ही कबीर ऐसे रोने लगा जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा हो। मुझे आज भी याद है वो दिन जब अरे कबीर बेटा, बार बार बस की विंडो से अपना मुंह बाहर मत करो। मम्मा मुझे मजा आ रहा है। मम्मा यहाँ कितने बड़े बड़े घर है। हाँ देखना, एक दिन तेरे पास भी ऐसा घर होगा। सच्ची मम्मा? हाँ क्यों नहीं, तू मेरा राजा बेटा है। तुझे दुनिया की हर खुशी मिलेगी। मम्मा पानी पीते वक्त कबीर ने जब कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसे पता चला कि सुबह हो चुकी थी। हाय कबीर, मैं अभी आधे घंटे पहले घर से निकली हूँ। मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया है कि तुम्हें तनवीर की टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं। मैंने उससे बात कर ली है। तुम्हारी उससे क्या बात हुई? क्या बताया उसने? मैंने जब उससे पूछा कि उसके आदमी मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा कि इशिका प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे आदमी तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तुम्हें समर के भेजे हुए आदमियों से बचा रहे थे। दरअसल मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया था कि समर तुम्हारे पीछे अपने आदमी लगाने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हें सेफ रखने के लिए समर के पीछे अपने आदमी लगा दिए। पता नहीं क्यों कबीर, पर तनवीर की बात सुनकर एक बार के लिए भी मुझे ये शक नहीं हुआ कि वो झूठ बोल रहा है। I don't think he's lying. मुझे भी नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। वैसे तुमने उससे पूछा नहीं कि जब कल उसको इतने फोन किए तो उसने उठाई क्यों नहीं?
पूछा था मैंने, उसने बताया कि वो एक मीटिंग में बिजी था और फोन उसके सेक्रेटरी के पास था। ओके। ठीक है कबीर, मैं अपने घर पहुंचने वाली हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा तो डू लेट मी नो। बाय बाय। साहब दोपहर के 1 बजने को हैं, लेकिन अभी तक 1 रुपए की भी बोनी नहीं हुई है। मेरे पास 500 रुपए के खुले नहीं हैं। कोई बात नहीं भैया, रख लो। इस वक्त कबीर एक लग्जोरियस कार शोरूम के बाहर खड़ा था। अरे पूछ भाई, इसको क्या काम है? किसी ने खाना ऑर्डर किया है क्या? किसी ने खाना ऑर्डर किया है तो खाना लेकर भेज इसको यहाँ से। अभी पूछता हूँ। शोरूम का मैनेजर सीधा कबीर के सामने आकर खड़ा हो गया। किसका ऑर्डर लेकर आया है तू? ऑर्डर? मैं कुछ समझा नहीं। तू डिलीवरी बॉय नहीं है क्या? नहीं। तू अगर डिलीवरी बॉय नहीं है तो यहाँ क्या करने आया है? मुझे फरारी 296 GTB चाहिए। सुना तुमने राहुल, इसको फरारी 296 GTB चाहिए। अबे अंधे, आंख खोल अपनी, ये असली गाड़ियों का शोरूम है, कोई टॉय शॉप नहीं। हाँ, मैं सही जगह पर आया हूँ। दरअसल मुझे धीरज जी ने भेजा है। आप लोग अपने डेटा में देख सकते हैं, उन्होंने आज ही आपके शोरूम से एक फरारी बुक की है। ये सुनकर वहां के मैनेजर्स सभी फरारी कार्स की बुकिंग की डिटेल्स देखने लगे। हाँ, धीरज नाम के एक आदमी ने फरारी 296 GTB की बुकिंग करवाई है और उन्होंने उसकी पूरी पेमेंट भी कर दी है। तो फिर अगर आप लोगों को कोई और दिक्कत नहीं है तो क्या मैं फरारी ले जा सकता हूँ? वहां के मौजूद मैनेजर चाहकर भी ना नहीं बोल सकते थे। कबीर जैसे ही फरारी के अंदर बैठा, अब आएगा ना मजा। कैसी लग रही है अपनी नई कार? I'm loving it. वैसे एक बात बताओ, तुमने गाड़ी अपने नाम पर क्यों नहीं ली? The world doesn't need to know everything. Few things should be kept secret. हर कोई हर बात जाने ये जरूरी थोड़ी ना है। ग्रेट। अच्छा इशिका, let me just enjoy my ride for now. We'll talk later. Bye. बाय। लगातार 1 घंटा तक फरारी चलाने के बाद कबीर उसे अपने गैराज में पार्क करके घर चला गया। इन सब बातों से अनजान समर प्रताप अपनी कंपनी से जब बाहर निकलकर जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठा, हेलो, सामने से समर को किसी और की आवाज नहीं बल्कि कबीर की कंप्यूटराइज्ड आवाज सुनाई दी, जो बिल्कुल मैकेनिकल और इमोशनलेस थी। समर, जरा अपने दाएं तरफ खड़ी गाड़ी को देखो। कौन बोल रहा है? सवाल मत करो, जो कहा है वो करो। देखो अपने दाएं तरफ। समर ने जब धीरे से अपना सर दाएं तरफ घुमाया तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी के बिल्कुल पास एक और गाड़ी खड़ी थी जिसमें 5 आदमी बैठे थे और वो सब समर को ही देख रहे थे। डर तो नहीं गए समर? अच्छा चलो, अब अपना सर बाईं तरफ घुमाओ। समर ने जब अपना सर बाएं तरफ घुमाया तो उसे फिर से एक गाड़ी के अंदर 5 लोग नजर आए जो उसे ही देख रहे थे। तुम कौन हो? गलत सवाल, तुमने गलत सवाल पूछा। तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए था कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया है। क्यों किया है तुमने मुझे कॉल? तुझे वार्न करने के लिए कॉल किया है। कल तूने इशिका के पीछे अपने आदमी लगाने की जो गलती की थी उसे दोबारा मत करना, वरना जिन आदमियों को अभी देख रहा है ना, वो कब तेरे घर के अंदर या कार के अंदर घुस जाएंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा, समझा? इससे पहले समर कुछ कहता, कबीर ने फोन काट दिया। ठीक उसी वक्त समीर ने देखा कि उसके बगल में खड़ी दोनों गाड़ियां भी वहां से चली गई। उनके जाते ही समर ने गुस्से में अपने हाथ स्टीयरिंग पर मारना शुरू कर दिया। जो भी मेरे पीछे पड़ा है मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। जहां एक तरफ समर गुस्से में गाड़ी के अंदर बैठा था, वहीं दूसरी तरफ कबीर फोन काटने के बाद
सोफे से उठकर सुकून से अपने बेड पर सोने जा ही रहा था कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं रेडवुड रीजनल हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात कबीर से हो रही है? और क्या आप धीरज नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? हाँ बोलिए, क्या हुआ मैम? सर, क्या आप अभी हॉस्पिटल आ सकते हैं? धीरज यहाँ हॉस्पिटलाइज्ड है क्योंकि उनका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है। मैम, पेशेंट का नाम धीरज है। वो अभी किधर? सर, मैंने ही आपको बुलाया था, प्लीज मेरे साथ आइए। एक्सीडेंट कैसे हुआ मैम? कार एक्सीडेंट, ही वॉज ड्राइविंग द कार। क्या वो गाड़ी चला रहा था? मैम, वो आमतौर पर टैक्सी या ऑटो से जाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट, वो किसकी गाड़ी चला रहा था? आई एम सॉरी सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना, जो मैंने कर दिया है। एंड वन मोर थिंग सर, धीरज को 6 से 7 घंटे बाद होश आ जाएगा, लेकिन उन्हें रिकवरी के लिए कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए। क्या आप उसका बिल? मैम, आपको जितने पैसों की जरूरत होगी आपको मिल जाएगा। दोस्त एक बार मिलते हैं, पैसा मैं लाखों बार कमा सकता हूँ। ओके सर, आप प्लीज वेट कीजिए, मैं आपसे बिलिंग काउंटर पर मिलती हूँ। ओके। इसके बाद कबीर ने हॉस्पिटल के सारे बिल्स क्लियर किए और फिर इशिका को फोन लगाया। हाँ कबीर, बोलो। इशिका, मुझे इस देश के सबसे महंगे डॉक्टर्स चाहिए और उनकी पूरी टीम भी। आई वांट कि धीरज अपनी रिकवरी घर पर करे, वहां मैं उसका और अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा। इससे पहले कि कबीर आगे कुछ बोलता, डॉक्टर इधर देखिए, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। पेशेंट कोई और नहीं बल्कि धीरज था। धीरज! कबीर जैसे ही आईसीयू के अंदर गया, कबीर, मुझे माफ कर देना, मुझे पैसे का नशा। धीरज! धीरज! धीरज की मौत हो चुकी थी। यह देखकर कबीर के लिए दुनिया जैसे रुक सी गई हो। एक पल में मानो उसका सब कुछ तबाह हो गया था। धीरज नहीं रहा इशिका। What? आज मैंने अपने आखिरी दोस्त को भी खो दिया इशिका। खुद को संभालो कबीर, मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कबीर की जिंदगी के दर्दनाक लम्हों में से एक था। उसने अपनी आंखों के सामने धीरज को जलते हुए देखा। एक बड़ा सा घर काफी छोटा लगने लगा, वो अंदर से टूट चुका था। कबीर, धीरज को गए हुए 1 महीना हो चुका है और इस महीने में तुमने ढंग से कुछ खाया नहीं है, ना कुछ बोल रहे हो। क्या तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ चुप रहना और खाना छोड़ देना है? इशिका प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। कबीर, आज नहीं। यू नो व्हाट, आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ। एक सच्चाई जो मैंने तुमसे छुपा कर रखी। सच्चाई? कैसी सच्चाई? जब तुमने मुझे धीरज के एक्सीडेंट के बारे में बताया था तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से उस कार और उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो गाड़ी एक टैक्सी ड्राइवर अनुपम के नाम पर रजिस्टर्ड है। टैक्सी ड्राइवर? और फिर जब मैं अनुपम से मिली तो उसने मुझे बताया। क्या बताया? मुझे अनुपम ने बताया कि रात के 10 बजे धीरज ने उसकी टैक्सी बुक की। फिर धीरज ने उसे एक्स्ट्रा पैसे देकर पूरा शहर घुमाने के लिए कहा और फिर ए भाई, तूने बहुत गाड़ी चला ली, अब मुझे चलाने देना। आपने बहुत दारू पी हुई है सर, ऐसे गाड़ी चलाना सेफ नहीं है।
पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या करेंगे? अरे तू जानता नहीं है मुझे, मैं पुलिस वालों से नहीं डरता। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुझे 10,000 रुपए और दूंगा, मुझे गाड़ी चलाने देगा? पैसों के लालच में आकर टैक्सी ड्राइवर ने धीरज को गाड़ी चलाने के लिए दे दी। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद तो गाड़ी से उतर जा, क्योंकि अब मैं गाड़ी को 360 डिग्री घुमाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी वीडियो बनाए। सर कैसे करोगे? सामने की रोड का मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा, बोल अब बनाएगा वीडियो? टैक्सी ड्राइवर आगे कुछ भी नहीं बोला और वो अपनी गाड़ी से उतर गया। धीरज ने पहले तेज रफ्तार में गाड़ी आगे बढ़ाई और फिर धीरज की गाड़ी के सामने अचानक दो कुत्ते आ गए थे। उन्हें बचाने के लिए धीरज ने तुरंत स्टीयरिंग को घुमाया, जिसकी वजह से गाड़ी सीधे लोहे की रेलिंग से जाके टकरा गई। ये सब सुनकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं धीरज की ये सच्चाई तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, पर तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे बताना पड़ा। मैंने हमेशा कहा था धीरज को कि शराब उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगी, पर मुझे नहीं मालूम था कि ये शराब उसकी जान ले लेगी। कभी कभी एक छोटी सी गलती हमारी जिंदगी को उजाड़ कर रख देती है। कबीर, धीरज के साथ जो कुछ भी हुआ वो नशे और उसकी गलती की वजह से हुआ। उसने पैसों के नशे में आकर अपनी जिंदगी उजाड़ ली, लेकिन तुम अपने दोस्त के गम में डूबकर अपने वजूद को खोते जा रहे हो। अगर तुम अंदर से ऐसे ही टूटते रहे तो कैसे चलेगा? कबीर, आजकल तुम होश में रहकर भी बेहोश हो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। क्यों तुम अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? जवाब दो कबीर। कबीर, तुम मुझे सुन भी रहे हो? इशिका ने देखा कि कबीर अपनी जगह से उतरकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। इससे पहले कि इशिका आगे कुछ और कहती, इशिका, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। हमारा जो भी काम पेंडिंग है उसे मैं कल से करना शुरू करूंगा। अपनी बात कहकर कबीर अपने कमरे के अंदर चला गया। इन सब बातों से अनजान तान्या अपने कमरे में बैठकर अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी। अरे यार, क्या बताऊं तुझे, जब से समर के घर पर रेड पड़ी है वो बिल्कुल ही बदल गया है। हर वक्त बस टेंशन में रहता है। ऊपर से उसकी कंपनी में भी कुछ सीरियस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से वो ना मुझे कहीं ले जा रहा है ना ही मेरे साथ वक्त बिताता है। अच्छा खासा हम डिनर करने, शॉपिंग करने जाते थे, सब रुक गया। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी मानो रुक सी गई हो। कुछ एक्साइटिंग हो ही नहीं रहा है यार। कोई बात नहीं, ऐसे दुखी मत हो, सब सही हो जाएगा। हाँ यार। अच्छा सुन, आज तू फ्री है क्या? हाँ, क्यों? अपने नए बिजनेस वेंचर की खुशी में कल ओबेरॉयज एक ग्रैंड पार्टी होस्ट कर रहे हैं। सुना है कि सिर्फ अपने शहर ही नहीं, देश दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोग वहाँ मौजूद होंगे। तान्या, क्या तुम मेरे साथ उस पार्टी में चलना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। वहाँ मैं कितने नए लोगों से मिल सकती हूँ। मुझे नेटवर्किंग करने का भी अच्छा मौका मिलेगा। इट विल बी फन। और क्या पता वहाँ मुझे कोई अमीर ज्यादा भी पसंद कर ले। ठीक है, आज शाम को 7 बजे से पहले तैयार रहना, मैं तुझे पिक करने के लिए आ जाऊंगी। ओके। जहां एक तरफ तान्या ओबरॉयज की पार्टी में जाने को लेकर काफी एक्साइटेड थी, वहीं दूसरी तरफ जब इशिका ने कबीर को इस पार्टी के बारे में बताया तो नहीं इशिका, मुझे ओबरॉयज की पार्टी में नहीं जाना। मैं अपना वक्त घर पर बिताना चाहूंगा। नहीं कबीर, तुम मेरे साथ पार्टी में जरूर चलोगे, क्योंकि हमें वहाँ ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आगे चलकर हमारे काम आ सकते हैं। वो सब ठीक है इशिका, पर तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की नजरों में आऊं। डोंट वरी कबीर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आमतौर पर बड़ी पार्टीज में नजर उन्हीं पर पड़ती है जिन्हें सब जानते हैं। बाकी लोग तो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। तुम्हारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, नो वन नोज यू। ये सुनने के बाद कबीर आगे कुछ भी ना बोला। फिर तभी हेलो, I have something to tell you about Samar. हाँ बोलो। अभी कॉल पर नहीं बता सकता,
आपको मिलना पड़ेगा मुझे। ठीक है। क्या हुआ इशिका, क्या सोच रही हो? तनवीर मुझसे अकेले में मिलना चाहता है। उसके पास समर से जुड़ी कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है। बस अब यही सोच रही हूँ कि क्या हो सकती है वो बात। अच्छा, ठीक है कबीर, मैं तनवीर से मिलने के लिए चलती हूँ। जो भी रहेगा आई विल अपडेट यू। ओके। इशिका तनवीर से मिलने के लिए निकल चुकी थी। जब वो तनवीर से मिली तो उसे मालूम हुआ कि समर बहुत ही जल्द अपनी एक नई कंपनी लॉन्च करने जा रहा है। जब ये इन्फॉर्मेशन कबीर को मिली तो इशिका, जिस दिन समर की कंपनी लॉन्च होगी उस दिन मुझे सिर्फ इस शहर के नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल्स भी वहां चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो कबीर? तुम पार्टी में मिलो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ठीक है। अच्छा कबीर सुनो, या टेल मी। आज शाम तक तुम्हारे घर तुम्हारा कोट पैंट पहुंच जाएगा। प्लीज वही पहनकर चलना पार्टी में। इसके बाद कबीर अपने कमरे में जाकर सो गया। फिर शाम को 7 बजने से थोड़ा पहले वो उठा और कोट पैंट पहनकर अपनी फरारी में पार्टी के लिए निकल गया। काफी अच्छे लग रहे हो कबीर। ग्रे कलर सूट्स यू। थैंक यू। कबीर जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला उसकी मुलाकात इशिका से हुई। इशिका की आंखों को देखकर साफ मालूम होता था कि उसे कबीर काफी स्मार्ट लग रहा था। चले फिर पार्टी के अंदर? या श्योर। कबीर और इशिका पार्टी अटेंड करने के लिए रिजॉर्ट के अंदर चले गए। दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस वक्त तानिया और उसके दोस्त की नजर उन दोनों पर ही टिकी थी। यार, ये फरारी का ओनर कितना स्मार्ट है। मैं उसे ढंग से तो नहीं देख पाई, लेकिन दूर से मुझे उसकी बॉडी किसी एथलीट से कम नहीं लग रही थी। उसके चलने के अंदाज से साफ पता चलता है कि वो कोई बिलियनियर है। और अब मैं इस बिलियनियर से पार्टी के अंदर जरूर मिलूंगी। यार मुझे ना जाने क्यों ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। अब ये जो भी हो, पार्टी के अंदर पता चल ही जाएगा।